नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के आधुनिक काल में द्विवेदी युग के कवि एवं उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं द्विवेदी युग के बारे में। इस युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इस काल के जो पथ प्रदर्शक हैं वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और इन्हीं के नाम पर इस युग को द्विवेदी युग कहा गया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया जो थी उसने सहृदयतापूर्ण यानी कोमल हृदय के साथ एक घोषणा पत्र दिया था, जिससे भारतीय के मन में कुछ आशा जगी। लेकिन ये आशाएं हैं वो खरी नहीं उतरी, तो भारतीय जनता में असंतोष था और आर्थिक दृष्टि से भी भारत देश है वो निरंतर कमज़ोर होता जा रहा था, क्योंकि यहाँ से कच्चा माल है वो बाहर जाता था और वहाँ से बनकर जो माल भारत में आता था वो ऊंची कीमतों पर बेचा जाता था। तो इससे क्या है, भारत निर्धन होने लगा और पूरे देश में आंदोलन चल रहे थे, जिसमें गोपाल चंद्र गोखले हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं जैसे नेता थे जो आंदोलन को चला रहे थे। तो भारतेंदु युग में भारत की दुर्दशा का दुख प्रकट तो लेखकों ने किया था, लेकिन द्विवेदी कालीन जो लेखक और कवि थे उन्होंने भारत की दुर्दशा का चित्रण तो अपनी रचनाओं में किया ही, साथ ही देशवासियों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरणा भी उन्होंने दी। और इस समय जो पत्रिका माध्यम बनी थी जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत जो रचनाएं छापी जाती थी वो थी सरस्वती पत्रिका। और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो विभिन्न कवि थे उनका मार्गदर्शन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा में काव्य रचना लिखने वाले कवियों पर दुख प्रकट किया था और उन्हें खड़ी बोली में काव्य रचना लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि अगर खड़ी बोली हिंदी में अगर रचनाएं लिखी जाएंगी तो उसको प्रत्येक देश का जो शिक्षित समाज है वो पढ़ सकेगा और उसमें भी राष्ट्रीय भावना और देश की जन जागृति में वो अपना योगदान दे सकेगा। इसी उद्देश्य से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। तो इनके अनुसरण पर फिर कवि हैं वो खड़ी बोली में रचनाएं हैं वो लिखने लगे। अब हम पढ़ते हैं द्विवेदी युग की काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं या उनकी प्रवृत्तियां क्या है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो वो उसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, और विशेषताएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। तो इस युग में सबसे पहली जो विशेषता आती है वो राष्ट्रीय चेतना की, यानी इस समय है वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं हैं वो लिखी जाने लगी। उसके बाद आती है सामाजिक चेतना, समाज में जो समस्याएं थी उन पर रचना है वो लिखी जाने लगी। सामान्य भावना कि जो कवि थे या लेखक थे उनके मन में एक सामान्य भावना आई और उन्हीं भावों को वो अपनी कविता में लिखते थे। नीति और आदर्शों की प्रतिष्ठा, और उन्होंने नए उच्च आदर्श और नैतिकता के आधार पर अपनी रचनाएं हैं वो लिखी। वर्ण्य विषय का विस्तार, और जहाँ पहले श्रृंगारिक रचनाएं या फिर राजा महाराजा की प्रशंसा के जो रचनाएं हैं वो लिखी जाती थी, इस समय है वो विषय में विविधता आई और वर्ण्य विषय यानी अलग अलग विषयों पर रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। जैसे धर्म पर भी लिखी जाने लगी, भक्ति पर, श्रृंगार पर, सामाजिक समस्या पर, ऐतिहासिक, पौराणिक, सभी तरह की रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। प्रकृति चित्रण, और इन कवियों ने, इन लेखकों ने प्रकृति का भी चित्रण किया। और हास्य व्यंग्य, और इनकी रचनाओं में हास्य व्यंग्य का मिश्रण था। और सभी काव्य रूपों का प्रयोग, यानी इन्होंने मुक्तक, प्रबंध, खंड काव्य और जैसे दोहे, छंद, इन सब का इन्होंने प्रयोग किया। और भाषा व शिल्प सौंदर्य, और भाषा में इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं हैं वो लिखी जाने लगी। यानी खड़ी बोली में और हिंदी भाषा में रचना लिखने का
कारण क्या था कि उसको समस्त जनता जो है, शिक्षित समाज जो है वो पढ़ सके और उन तक अपना संदेश ही वो कवि है वो पहुंचाना चाहते थे। और इसका जो शिल्प सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य का आशय होता है कि इस समय जो छंद है, अलंकार है, रस है, उनकी तरफ भी इन कवियों ने पूरा ध्यान दिया। अब हम पढ़ते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले है नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरे हैं श्रीधर पाठक, और तीसरे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, और चौथे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और पांचवें हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण, और छठे हैं गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और सातवें हैं मैथिली शरण गुप्त, आठवें हैं राम नरेश त्रिपाठी। अब इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, तो शंकर का पाठ कर महावीर ने हरि और देवी का प्रसाद मिथिला के राम को दिया। अब शंकर का अर्थ क्या है, नाथूराम शर्मा शंकर, पाठ का अर्थ है श्रीधर पाठक, और महावीर का अर्थ है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और हरि का अर्थ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और देवी का अर्थ है राय देवी प्रसाद पूर्ण, और प्रसाद का अर्थ है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, और मिथिला का अर्थ है मैथिली शरण गुप्त, और राम का अर्थ है राम नरेश त्रिपाठी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले नाथूराम शर्मा शंकर कवि की रचनाएं हैं वो पढ़ते हैं। इनका जन्म हरदुआगंज जिला अलीगढ़ में हुआ था, और ये हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता भी थे, और इनकी रचनाएं हैं वो सरस्वती पत्रिका में छपती थी, और इन्होंने देश प्रेम, स्वदेशी प्रयोग, समाज सुधार, हिंदी अनुराग तथा विधवाओं और अछूतोद्धार पर अपनी कविताएं हैं वो लिखी हैं। अब इस तरह की जो विशेषताएं हैं वो आप सभी कवियों की भी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी कवियों का जो वर्ण्य विषय है वो यही रहा है, और इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, आडंबरों, अंधविश्वासों और बाल विवाह आदि पर तीखे व्यंग्य किए हैं। इनकी 4 रचनाएं हैं, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और शंकर सर्वस्व। ध्यान रखिए नाथूराम शर्मा शंकर लगता है इनके पीछे, तो शंकर से संबंधित ही 2 रचनाएं हैं, शंकर सरोज और शंकर सर्वस्व। अब हम पढ़ते हैं श्रीधर पाठक। इनका जन्म आगरा जिले के झोंगरी गांव में हुआ था, और ये भी खड़ी बोली के समर्थक थे, और इन्होंने तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन हुआ था उससे पहले ही खड़ी बोली में रचनाएं हैं वो लिखनी शुरू कर दी थी। देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्रकृति चित्रण इनकी कविता का विषय है, और इनको सर्वाधिक सफलता है वो प्रकृति चित्रण में ही मिली है। और इनकी जो रचनाएं दी गई हैं नीचे, ये इनके अनुवाद हैं। इन्होंने कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने गोल्डस्मिथ की 3 रचनाओं का अनुवाद किया है। हर्मिट जो गोल्डस्मिथ की मूल रचना है, इसका अनुवाद इन्होंने एकांतवासी योगी नाम से किया है, और डेजर्टेड विलेज गोल्डस्मिथ की रचना है जिसका इन्होंने अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किया है, और द ट्रेवलर की गोल्डस्मिथ की रचना है जिसका अनुवाद उन्होंने श्रांत पथिक नाम से किया है। इनकी मूल कृतियां हैं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत, जिसमें से कश्मीर सुषमा और देहरादून इनकी प्रकृति चित्रण से संबंधित रचनाएं हैं। आगे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका जन्म 1864 ईस्वी में रायबरेली गांव दौलतपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें रेलवे में नौकरी भी मिली थी, लेकिन इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। सन 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और 1920 तक ये इसी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, और द्विवेदी युग जो है वो भी 1900 से लेकर के 1920 तक है। इन्होंने सरस्वती के संपादक के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी मूल कृतियां हैं वो 80 मानी जाती हैं।
जिनमें से प्रमुख हैं काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार, संभवसार। इनके बारे में प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो इनकी रचनाओं को याद करने की ट्रिक है सुमन कुमार का काव्य गंगा की तरंगों पर अबला विलाप है। सुमन का अर्थ है सुमन, कुमार का अर्थ है कुमार संभवसार, काव्य का अर्थ है काव्य मंजूषा, गंगा का अर्थ है गंगा लहरी, तरंगों का अर्थ है ऋतु तरंगिणी और अबला का अर्थ है कान्यकुब्ज अबला विलाप। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हरियोध जी का जन्म है वो निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहली रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली में लिखी गई है और प्रथम महाकाव्य है। इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरी इनकी रचना है पद्य प्रसून और चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रसकलश और विदेही वनवास। ये इनकी रचनाएं हैं। इनको याद रखने की ट्रिक है प्रिय विदेही रस भरे चोखे चुभते पद्य बोलो। प्रिय विदेही रस भरे चोखे चुभते पद्य बोलो। प्रिय का अर्थ हो गया प्रिय प्रवास, विदेही का अर्थ है विदेही वनवास, रस का अर्थ है रसकलश, चोखे का अर्थ है चोखे चौपदे, चुभते का अर्थ है चुभते चौपदे और पद्य का अर्थ है पद्य प्रसून। आगे है राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म जबलपुर में हुआ। इन्होंने देशभक्ति आदि नवीन विषयों पर खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की है। इन्होंने कालिदास की मेघदूत रचना का धाराधर धावन नाम से अनुवाद किया है और इसके अलावा इनकी रचना है मृत्युंजय, राम रावण विरोध तथा बसंत वियोग। ये इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। आगे है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनका जन्म उन्नाव जिले के कहड़ा गांव में हुआ था और ये खड़ी बोली में क्वित और स्वीय छंदों का प्रयोग करते थे। इन्होंने पराधीन देश की दुर्दशा, आर्थिक विषमता, अस्पृश्यता आदि विषयों पर रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी आदि। आगे है मिथिली शरण गुप्त। इनका जन्म चीरगांव झांसी में हुआ और ये द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। द्विवेदी जी के स्नेह और प्रोत्साहन से इनकी काव्य कला में निखार आया। इनकी प्रथम पुस्तक है रंग में भंग, लेकिन इनको सर्वाधिक प्रसिद्धि जो है वो भारत भारती रचना से मिली, जो इनकी देशभक्ति से परिपूर्ण रचना है। इसी रचना के बाद ये राष्ट्र कवि नाम से जाने जाने लगे, यानी देशभक्तों ने इन्हें राष्ट्र कवि नाम से सम्मानित किया। और इनकी एक प्रमुख रचना है वो है साकेत। ये राम भक्त कवि थे और जो रामचरितमानस है उसके पश्चात राम काव्य का दूसरा स्तंभ अगर किसी को कहा जा सकता है तो वो साकेत ही है। इसके अलावा इनकी प्रमुख कृतियां हैं जयद्रथवध, पंचवटी, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि। आगे है राम नरेश त्रिपाठी। इनका जन्म जिला जौनपुर के अंतर्गत कोहरीपुर गांव में हुआ था। ये सरस्वती पत्रिका के प्रभाव से खड़ी बोली में रचना है वो लिखने लगे थे। इनके 4 प्रमुख ग्रंथ हैं मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न। इनमें जो मानसी रचना है इसमें फुटकर कविताओं का संग्रह है, जिसमें देश प्रेम, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबंधित इनकी कविताएं हैं। इसके अलावा इनकी रचनाएं हैं पथिक, मानसी और स्वप्न। मिलन, पथिक और स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित
प्रेमाख्यानक खंडकाव्य है। इन रचनाओं की ट्रिक है पथिक से मिलने मानसी स्वप्न में आई। पथिक का यहाँ पथिक से है और मिलने का अर्थ है मिलन, मानसी का अर्थ है मानसी और स्वप्न का अर्थ है स्वप्न। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।